जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े बड़े आपको पता केसेस चल रहे हैं जिन पे ये पाकिस्तान की अपनी इसकी किस्मत के हैं, हमारे लीडरों के कहें या कौम के कहें, जिसकी के भी है वो बहुत बड़ा आके डिपेंड करती है। सबसे बड़ा जो केस इस वक्त हम देख रहे हैं, वैसे तो आप देख रहे हैं कि पीटीए के केसेस जो हैं वोमेन सीट्स के हवाले से वो भी चल रहे हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि अगर इनके हक में फैसला आया तो बड़ी हद तक हुकूमतें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो इसमें आके मेजॉरिटी गेन कर सकती है, इससे ये कर सकती है। तो क्या इमरान खान साहब को सूबों में या मरकज़ में ये मेजॉरिटी गेन करने दी जाएगी? नहीं करने दी जाएगी तो फिर क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा लीगली, कानूनी तौर पर, कि उनकी सीट्स जो हैं उनको ना दी जाएँ, या वो उसका जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसको बरकरार रखा जाए। और माजी में हमने देखा है कि इन काजी साहब ने स्पेशली जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले जो हैं इनको बहुत कम ही उन्होंने उनको रिवर्स किया, बल्कि ये कहा है कि जनाब उनका एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐनी इदारा है, अगर हम उनके हर काम में भी मुदाखलत करना शुरू कर देंगे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही थी, पेशावर हाई कोर्ट कर रही थी, तो उनको कहने का मकसद था तो फिर तो उसका इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं रहती, उनका हर फैसला जो रिवर्स हो रहा है। सो इसमें गो मगो की सिचुएशन है कि पीटीआई वाले कुछ पुरुमीद भी हैं, वो नहीं भी है, रोज़ाना की बुनियादों पे उनको कोई ना कोई बड़ा रिलीफ भी मिलता है, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो रिलीफ जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे इमरान खान साहब को सैफर केस में बहुत बड़ा रिलीफ मिला, अगर देखा जाए उन पे उनके सर पे अगर कुछ ज़्यादा डेंजरस तलवार थी, मैंने जो रीड किया उस फैसले को किया था जो अबू हसनात साहब ने दिया था, वहाँ पे उन्होंने जेल में बैठ कर जो ट्रायल हुआ था वो बहुत पावरफुली आप लोगों को पढ़ना चाहिए। वैसे अगर आपको मिले, मेरा ख्याल है मिल जाएगा, उसको गूगल वगैरह कर लें, कहीं ना कहीं पे पीडीएफ होगा, तो वो अगर पढ़ें फैसला आपको भी फील होगा बड़ी मेहनत की गई थी उसमें। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 3 बड़े उसमें गवाह थे और कोई मामूली गवाह नहीं थे, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी थे 2, और वो भी थे जिन्होंने वो सैफर लिखा था। सो इट वॉज वेरी पावरफुल रिटर्न। लेकिन इसके बावजूद, गवाहों के बावजूद, इतने हाई प्रोफाइल के इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, अदालतों ने रिलीफ दिया, शाहिद कुरैशी साहब को मिला। सो वो पीटी अपने आप को उसको बड़ी विक्ट्री समझती है। अगरचे जब ये आएगा सुप्रीम कोर्ट में तो देखा जाएगा कि इस केस को काजी साहब कैसे देखते हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इसको दोबारा कैसे देखते हैं। सो अभी एक मरला बाकी है। अगरचे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो केस वहाँ पे जो बरी कर दिया जाए हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कम होता है कि दोबारा कन्विक्शन वाली साइड पे जाएं या उस सज़ा को अपहेल्ड करें। सो इट विल बी, मतलब वो कहते हैं 50-50 चांसेस हैं। मोस्टली ये सुप्रीम कोर्ट जो है तो इस तरह के केसेस में अगर बरी कर दिया जाए तो वो उन केसेस में उनको रिवर्स नहीं करती होती। बहरहाल आपको पता पाकिस्तान में होनी ना होनी किस वक्त भी हो सकती है चीज़ें। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर आप कोई बात जो है ना उसको अपने यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब जो कल बहुत बड़ा एक और केस है वो फैसल वाटा साहब का है, और फैसल वाटा साहब की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। वेरी फेयर ब्रांड है, अग्रेसिव आदमी है, और उनके साथ ये मुस्तफा कमाल साहब भी थे। उन दोनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या उन्होंने तकरीरें की थी वो अच्छी खासी अदलिया को लगा कि जनाब उन्होंने शायद तौहीन की है, उनको मॉक किया गया है, उनको डेयर किया गया है, और अगर बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, शायद अदालत जो है उनसे तवक्को नहीं रखती थी। और बड़े अरसे के बाद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, काजी साहब ने तो मेरा ख्याल है जब से लॉ बना है कि सुगो मोटो का कि आपने 3 सीनियर जजेस के साथ बैठ के 3 सीनियर जजेस ने फैसला करना है कि सुगो मोटो लेना है, तो बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि ये एक सुगो मोटो लिया गया। अब उन्होंने ये लिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन तो होंगी। अब इसमें 2-3 कंसिड्रेशन है जो यूजुअली तौर पर उसमें देखी जा रही हैं या कही जा रही है। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है जो इस लॉ को, कानून को या इस तरह के तमाम मामलात को समझते हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा उस पर हम बात करते हैं कि फैसल वाटर साहब की क्या फेट हो सकती है, कल वो क्या अपना स्टैंड जो है ना वो लेने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जो उन्होंने 18 पेजेस का अपना जवाब उन्होंने सबमिट कराया है, मैंने पढ़ा है वैसे, वो उन 18 पेजेस में क्या है, क्या वो 18 पेजेस बचा सकते हैं इन फैसल वाटर साहब को, या वो कोई इस तरह की उन्होंने वहाँ पे उनके वकील साहब ने जो लिखा है, ड्राफ्ट किया है, क्या उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि स्पेशली जब वाटर साहब जो है वो माफ़ी नहीं मांग रहे। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि कोर्ट उस वक्त लीनियंट होती है जब आप जाते हैं और अपने आप को कोर्ट की मर्जी पे आप छोड़ देते हैं कि माई लॉर्ड, मैंने जो बातें कहनी थी ठीक थी, गलत थी, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप ऑफेंड हुए हैं, आपको फील हुआ है कि नहीं इसमें कंटेम्प्ट हुई है, तो आई एम सॉरी, ये होता है अक्सर। और कोर्ट्स को ये होते हैं, उनकी रिवायत होती है 90% केसेस में कि वो एक तरह का बड़ा दिल दिखाते हैं और मैग्नेनिमिटी उसमें दिखाई जाती है, और वो उस ये एक्सेप्ट कर लेते होते हैं
इसको ये माफ़ी होती है। लेकिन बाज़ ऐसे केसेस भी हैं जो मेरा ख्याल फैसल वाटर साहब जिसकी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं। मेरी आज भी उनसे ये प्रोग्राम में एक में हम इकट्ठे थे, मुलाकात हुई, तो मुझे फील हुआ कि वो थोड़े से परेशानी है। डेफिनेटली अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एज एन अक्यूज जा रहे हैं। माजी में भी वो गए थे और पेश हुए थे, लेकिन अब की दफ़ा हालात जो हैं वो डिफरेंट थे। और लास्ट टाइम भी जब मुझे याद पड़ता उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उस वक्त भी मामला इसी तरह के उनके उनके उसमें थे, कोई नाअहली के करीब भी थे मामला, उस वक्त भी इसी तरीके से। अब दूसरी दफ़ा जा रहे हैं तो भी इसी तरह की तलवार जो है फैसल वाटर साहब के उस पे उनके सर पे वो लटक रही है। अगरचे अब देखना यह है कि फैसल वाटर साहब जब पेश होते हैं चीफ जस्टिस के सामने तो वो क्या उनके साथ ट्रीटमेंट रखते हैं, एक उनके जवाब पे मुतमिन होते हैं या उनको उसमें ग्रिल किया जाता है या उनसे कहा जाता है कि माफ़ी मांगें। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फैसल वाटर साहब जो है ना वो माफ़ी मांगने को तैयार जो है ना वो नहीं है। उन्होंने लिखा भी नहीं है, मतलब कहा क्या जा रहा है उनका, अगर आप उनका पढ़े 18 पेजेस का, तो उन्होंने जहाँ पे और बहुत सारी उन्होंने रीजनिंग भी दी है और बड़ा स्मार्टली उनके वकील ने, जो मैंने मुझे फील हुआ उनके वकील ने बड़ा स्मार्ट तरीके से वो ड्राफ्ट किया है। अगर जज साहबान ने वो पूरा पढ़ा है ना, एंड आई बिलीव कि वो पढ़ेंगे उसको सारे का सारा, तो बड़ी हद तक वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं उस लेटर को पढ़ के। आप 2 मिनट के लिए उन फैसल वाटर साहब की जो गुफ्तगू है टीवी पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ज़रा साइड पे करें, सिर्फ उस पर फोकस करें जो लिख कर पेश किया गया। तो वो बड़ा इंतहाई एक अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ किया गया ताकि कोर्ट को वो किया जाए, थोड़ा सा ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, पैसिफाई किया जाए, और साथ में फैसल वाटर की कंड, हमारी साइड में कहते हैं सराइकी लोगों कंड ना लगे, मतलब वो उसकी पीठ भी ना लगे और कोई काम भी हो जाए, सांप भी मार जाए लाठी भी ना टूटे वाला हिसाब जो ना, इस तरह का उन्होंने मिला जुला लिखा है। उसमें चीज़ें लिखी हैं, मसलन 3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम लिखी हैं। तो वो ये कहते हैं जी मैंने किस पे बात की, मैंने कोई मेरा वो कौन है, अक्यूज़र कौन है, क्योंकि बंदा को खड़ा हुआ है, कोई जज साहब ने शिकायत की है, किसी ने कहा, किसी का मैंने नाम लिया है, पहले नाम बताया जाए कि किसने मेरे खिलाफ, या ओवरऑल जुडिशरी समझती है जी कि हमारी तौहीन हुई है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहते हैं मुझसे पहले तो ये जो जुडिशरीज के फलाज हैं, इश्यूज़ हैं, रिफॉर्म्स के मसले हैं, तो वो चीफ जस्टिस साहब ये खुद कहते रहे हैं, काजी फैज़ ईसा साहब, फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का भी कहते हैं। उन्होंने आसमा जहांगीर साहबा के वो जो सेमिनार था उनकी उसमें याद में, वहाँ भी उन्होंने इस तरह तनकीद की थी या बात की, तनकीद से मुराद उन्होंने तजवीज़ें दी थी कि अदलिया के साथ ये इशूज़ जो है रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, और इस तरह उन्होंने मनीला साहब के भी कुछ कोर्ट किया, कुछ और जजेस का भी बताया कि जनाब कि जब ओवरऑल बात होती है कि जुडिशरी कहाँ फॉल्ट कर रही है, तो मैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सेनेटर, फिर मेरा भी बनता है कि मैं अपनी बात करूं, और फिर इस बात पे भी वो बहुत वो है कि मुझे प्रॉक्सी कहा गया, तो साबित करें कि मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ। मतलब ये था, अगर प्रॉक्सी से मुराद तो ये था कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे गुफ्तगू कर रहे हैं और जुडिशरी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सो वो अभी तक अपनी बात पे डटे खड़े। अब ये डटना जो है, अब ये अगर रिस्की है, जैसे मैंने कहा कि ये उनको वो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। एक तो ये समझा जाएगा, हीरो समझा जाएगा कि देखें जी जो भी उसके कंसिक्वेंसेस है, नाअहल हो गए, घर भेज दिया गया या खुदा ना खासा जेल भेज दिया गया, जैसे निहाल हाशमी साहब के केस में, या हमने और भी इससे पहले देखे थे। तो लेकिन फैसल वाटर साहब डटे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब, जो मेरा व्यू है, जो मैंने कहना था, जो मैं बिलीव करता था, मैंने कहा है, ना मैं उसे मुकरूँगा ना मैं माफ़ी मांगूंगा। अगरचे उनको 1-2 जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोगों ने कहा भी सही कि अदलिया के सामने जाकर मादरत कर लेने से, सॉरी कर लेने से कोई वकार नहीं कम हो जाता। आपको याद भी नहीं होगा किसी को कि माजी में कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन पे कंटेम्प्ट के केसेस है, वो गए, उन्होंने मादरत की, अदालतों ने आपको माफ़ कर दिया। और आप में से कितने लोगों को याद होगा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, गूगल ना करें, कि कोई ऐसे लोग याद आते हैं आपको कि जिन्होंने वहाँ कोर्ट रूम में माफ़ी मांगी और फिर उनको माफ़ी मिल गई हो और आज तक लोगों ने याद रखा हो? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, उन लोगों को ज़रूर याद रखा जिनको सज़ाएँ मिली थी। निहाल हाशमी साहब थे, फिर उसके बाद आपको याद, तलाल चौधरी साहब थे, दानियाल अजीज़ साहब थे, उनको 5-5 साल के लिए हमने देखा डिसक्वालीफाई हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुए थे, अदरवाइज और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको याद नहीं रहते। तो उनको ये भी कहा गया था कि भाई साहब आप जाएँ, आप कहें जी मेरा एक नुक्ता नज़र था, मैंने बात की है, तो अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आई एम सॉरी, ताकि कोर्ट कम से कम वो थोड़ा सा, कोर्ट के पास भी स्पेस आ जाती है। अब चीफ जस्टिस के वो को भी थोड़ा सा वो चाहिए, उनको भी कोई जवाब चाहिए, क्वालिफाई करना है कि ना मैं किस बात पे इनको स्पेस दूं, या इनको मैं इनके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना चार्ज फ्रेम ना करूं। अगर कुछ ना कुछ आपने भी जज साहब को देना है, जो कि उन्होंने अपने पेपर में दिया है ज़बानी तौर पर। आप कल जब वाडा साहब और वो आमने सामने आते हैं, वो कैसे एक दूसरे का वहाँ क्या डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होती है, वो तो बाद में आएगी। बहरहाल इन कागजात में उन्होंने जो 3-4 बातें की हैं वो बड़ी अहम है, जो थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करूं। बस उन्होंने ये कहा जी मेरे पे तो आपने लगा दी है, इस पे
मतलब मुझे बुला लिया गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ पे उन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा था कि जहाँ 4-5 जजेस हैं उनकी कुर्बानी दे दें। मतलब कोई फिजिकल हार्म की बात हो रही थी, क्या हो रही थी, उनको नहीं बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर होकर कहा जनाब के अदला में ये काली भेड़ें हैं, नो बॉडी समन्ड हिम। फिर वो रऊफ हसन का उन्होंने कहा कि उसने कहा जी कि ये तो जजेस जो हैं ये टाउट हैं, नो दैट वाज वेरी स्ट्रांग वर्ड। तो उनका ये कहना था जी मैंने तो सिंपली पूछा है कि जनाब ये फलां इश्यूज़ जो हैं ये कैसे हैं, क्यों हैं, मुझे तो बुला लिया गया, ठीक है जी आपकी पावर्स हैं, फेयर एनफ, लेकिन व्हाट अबाउट दोज गाइज जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने थ्रेट भी किया है, उन्होंने बुली भी किया है, उन्होंने आपको रिडिक्यूल भी किया है। सो वो अपना कंपैरिजन ड्रा करना चाहते हैं कि आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मौलाना फजल रहमान साहब हैं या रऊफ हसन साहब है, रिसेंट एग्जाम्पल, उनको मतलब ये कि मेरे साथ ये इस तरह का ट्रीटमेंट जो है ना वो क्यों किया जा रहा है, बाकियों के साथ क्यों नहीं किया गया। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस पे जुडिशरी क्या कहते हैं, इस पे काजी साहब क्या कहते हैं या दूसरे जजेस साहब क्या कहते हैं। तीसरी साइड पे एक और साइड भी है, वो ये समझते हैं कि काजी साहब ने जो बेंच बनाया है तो इस तरह का बेंच है कि जिसमें वो मामले को वो करेंगे, कुछ ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाएगा, ज़्यादा इस पर कोई बड़ी खबर नहीं बनेगी, बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन कोई फैसल वाडा साहब को उस तरह के एक्सट्रीम स्टेप वो शायद वो ना लें। उसकी रीज़न ये है कि उनके जिन जजेस पे उन्होंने बात की थी फैसल वाडा साहब ने, तो वो हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके साथ कोई चीफ जस्टिस साहब की बनती नहीं है, कुछ ज़्यादा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लिहाजा फैसल वाडा साहब ने भी बड़ा समझदारी के साथ सोच समझ के उन जजेस को टारगेट किया है जिनका उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ उनकी अलाइनमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कोलाब्रेशन नहीं है। सो थोड़ी सी लाइन है, स्पेस है वाडा साहब के पास कि उन्होंने बातें भी सारी कह दी, उन्होंने सब कुछ खोल के भी रख दिया, और प्लस वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू के बाद छोटी मोटी एडमोनिश उनको कर दिया जाए, थोड़ी सरजनिश कर दी जाए, या उनको कहा जाए कि आप माफ़ी मांगे। अब ये नहीं पता कि उनको अगर कोर्ट रूम कहते हैं जी आप माफ़ी मांगे, तो वाडा साहब जो हैं वो क्या उसी बात पे डटे रहते हैं या वो अपनी या माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंतहाई जैसे मैंने कहा उनका भी बड़ी मुश्किल से वो वापस आए हैं। उनको ये जो है वाडा साहब हैं पीटीआई उन्होंने छोड़ी, फिर उनका सेनेटर बनना, इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाना, और फिर वहाँ से मैनूवर करके पूरे सिंध में से आना, सेनेट में आना, और फिर पता चला जी 2-3 महीने बाद आप जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए या आप 5 साल के लिए दोबारा कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। सो वाडा साहब भी हैं, उनका बहुत सारा फ्यूचर रिस्क पे है, बहुत सारा लॉट इज़ एट स्टेक। सो उन्हें भी बहुत कुछ सोच समझ के ये बात करनी पड़ेगी कि वहाँ पर बेंच के सामने। लेकिन ये चीज़ तो है कि वाडा साहब जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने बातें की हैं जिस पर मैंने कहा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टॉर्म। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है जो बेंच बनाया गया उसमें ये कहते हैं कि कोई वाडा साहब के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर काजी साहब जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इतनी बड़ी, फिर ये लगेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहा है तो फिर एवरीबॉडी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, तो फिर उसके साथ और उन पे बोझ है कि वाडा साहब को करते हैं तो फिर अब शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाएं, फिर अब रऊफ हसन को भी बुलाएं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाएं, अब उनको नहीं बुलाया गया। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे लगता है। लास्टली मुस्तफा कमाल साहब जो हैं 1-2 दिन पहले तक पता चला वो डटे हुए थे जी मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन साथ ही माफ़ीनामा भी उन्होंने दे दिया है। वही वाली बात के अदालत के सामने जाकर लोग जो हैं बाहर जो भी बातें करें, अंदर जाके वक्ती तौर पर वो कहते हैं 1-2 मिनट की बात है, कहाँ पे सारा फ्यूचर पॉलिटिकल फ्यूचर बैन करवाएं, डिस्क्वालीफाई करें, धक्के खाएं, फिर एमएनए बड़ी मुश्किल से बंद कर रहे हैं, सेनेटर बने हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। अब 18 पेजेस जो हैं वो देखते हैं कि 18 पेजेस से वो कन्विंस होते हैं फैसल वाडा साहब के हैं या कोई नई कार्रवाई शुरू होती है। इन्हीं पर ही फैसल वाडा साहब की 18 सफ़ात पर भी उनकी किस्मत का फैसला जो है ना होने वाला है।